स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। तो बच्चों, आपको पता है कि झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा क्लास 12 की एग्जामिनेशन अभी करंट चल रहा है और आई होप आपकी एग्जाम काफ़ी अच्छी जा रही होगी। और 23 फरवरी 2024 को झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा केमिस्ट्री का भी पेपर होने वाला है। और 23 फरवरी से पहले हमने केमिस्ट्री की एंटायर सिलेबस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का एक सीरीज भी चालू किया हुआ है। इस सीरीज के अंदर में हमने एक लेक्चर आपको बताया जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर होने वाले 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप एग्जाम में लिखोगे कैसे, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे जिससे आपका बेहतर नंबर आ सके, इसके बारे में आज के लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आज के वीडियो का सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी चेंज विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर चेंज होते हैं, है ना, लेकिन ये जो चेंज होता है अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो तो किस आधार पे होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो किस आधार पे होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी चेंज, कंडक्टिविटी चेंज विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, with change in concentration in case of weak electrolyte is explained by कोहलार्स लॉ। किसके माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं बाबू, तो कोहलार्स लॉ के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। अब एक नया टर्म आपने इंट्रोड्यूस किया कि कोहलार्स लॉ से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आप ये टर्म लेकर के आएंगे ना तो कोहलार्स लॉ को भी आपको लिख करके बताना पड़ेगा कि आखिर कोहलार्स लॉ होता क्या है। तो हम लोग लिख के चलेंगे कि कोहलार्स लॉ आखिर है क्या। हम लोग लिख के चलेंगे कोहलार्स लॉ। कोहलार्स लॉ आपके पास है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो कोहलार्स लॉ क्या कहता है, मैं लॉ लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at infinite dilution, when dissociation is completed, अच्छा, किसकी डिसोसिएशन होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की ना, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलाइट जो है जो वीक के फॉर्म में है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगी। देन ईच आयन मेक्स अ definite contribution towards equivalent conductance, equivalent or molar conductance। आगे क्या कहता है, एंड मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, at infinite dilution is equal to the sum of contribution of cation and anion। ठीक, ये तो हमारे पास लॉ हो गया। मतलब कोहलार्स लॉ के माध्यम से आप बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी जो कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे चेंज होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोहलार्स लॉ का उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे बाबू हम लोग इसको,
तो लिख करके बताओ। जैसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर हमारे पास एक टर्म आता है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन का, कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन, कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन। और फिर एक टर्म आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन का, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन। ठीक, तो कोहलार्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगा, तो सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन प्लस क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन। ठीक, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन और कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन का सम जो होता है वो मिलाता है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर। ठीक है, अब इसी के अंदर में हम लोग कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे। मान लो अगर आपने इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, तो आप कोशिश करना कि एक एग्जाम्पल से भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोग, हमारे पास मान लो एक है आपके पास CH3COOH, आपको पता है दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हैं। लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा H+ और साथ में CH3COO- में। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए बाबू, तो CH3COOH के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन के बराबर होगा। दिस इज अ कोहलार्स लॉ। ठीक, तो मोलर कंडक्टिविटी चेंज विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को किसने एक्सप्लेन किया, कोहलार्स लॉ में। तो कोहलार्स लॉ को आपको एक्सप्लेन करके दिखा देना होगा। ठीक है, अब इसी में हमारे पास दूसरा केस भी आता है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड केस की, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस चेंज विथ कॉन्सेंट्रेशन in case of a strong electrolyte is explained by graphical method। किससे एक्सप्लेन करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन करते हैं, मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये मेथड किसके द्वारा आएगा, तो ये मेथड आता है डीबे-हैकेल्स रूल के द्वारा, डीबे-हकेल-ओह्म-सागर इक्वेशन के माध्यम से। तो डीबे-हकेल-ओह्म-सागर इक्वेशन क्या कहता है, इसके अंदर बात किया गया है हमारे पास, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन माइनस B√, क्या होगा, C होगा। जहां पर आपको लिख के बताना होगा दिस इज अ मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और एक है आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। B को हम लोग मान लेते हैं दिस विल बी कांस्टेंट एंड √C को हम लोग मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या मान लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है ना। तो इसका कर्व कैसा मिलेगा, तो कर्व आपको दिखाना पड़ेगा। आप देखो कैसे लिख सकते हैं। नाउ हम लोग को एक बात मालूम है, हम लोग देख चुके हैं, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन माइनस B√C। इसको हम लोग मान लेते हैं y, दिस इज अ C एंड दिस इज अ -m एंड दिस इज अ x। इक्वेशन क्या मिल गया, y इक्वल टू मिल गया mx प्लस c। ठीक, तो कर्व जो यहां पे मिलेगा, कर्व कैसा मिलेगा, कर्व आपके पास लीनियर कर्व मिलेगा। तो लीनियर कर्व दिखाते हैं हम लोग ऐसे x पर क्या लेके चलना है, तो x पर लेके चलना है √C को, y पे क्या लेके चलना है, तो मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन को,
और स्लोप किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो स्लोप आपका हो गया ये। अच्छा, स्लोप को अगर दिखाना चाहो तो टेन थीटा किसके बराबर है, तो टेन थीटा है आपके पास -b के बराबर। ठीक, और हमारे पास जो c है इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर है, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। तो अगर आप इतना लिख करके चलते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट रॉल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग। रॉल्स लॉ के एक्सप्लेन करना है वोलेटाइल के केस में और नॉन वोलेटाइल के केस में। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे बेटा फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अगर मैं वोलेटाइल सॉल्यूट का रॉल्स लॉ लिखूं, क्या लिखूं, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कहता है, क्या कहता है ये, according to this law under the similar condition of temperature, the partial vapor pressure of each component is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction ठीक, ये आपका रॉल्स लॉ कह दिया। पहले रॉल्स लॉ को लिख के दिखाना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको बतानी पड़ेगी। कैसे, जैसे अगर मैं PA मान लेता हूं, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर, दिस इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। अगर मैं मान लेता हूं PB, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। फिर एक मैं ले लेता हूं PM0, दिस इज अ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। और एक मैं ले लूंगा PB0, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ये सब लिख करके आप एग्जाम में दिखाओगे ना तो नंबर काटने का चांस बहुत कम मिलेगा। फिर एक है आपके पास XA, इसको मैं बोल रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। और एक हो जाएगा हमारे पास XB इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक, तो अब रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल के लिए क्या कहता है, ये कहता है कि सर पार्शियल वेपर प्रेशर ये किसके बराबर होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। मतलब PA किसके बराबर होगा, तो PA0 इंटू XA के बराबर होगा, एंड PB किसके बराबर होगा, तो PB0 इंटू XB के बराबर होगा। ठीक, तो ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा। नाउ इसी को थोड़ा सा आगे भी आपको बताना पड़ेगा। कैसे, आगे कैसे बताएंगे, यहां पर आगे हमें बताना पड़ेगा नाउ फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी हमें बताना पड़ेगा। ये किसके बराबर होता है, तो ये कहता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल gases is equal to the total pressure, यानी कि अगर मैं PT मानूं, दिस इज अ टोटल प्रेशर, क्या मानूं, टोटल प्रेशर मानूं, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि PA प्लस PB के सम के बराबर होगा। यानी P टोटल बराबर क्या लिख सकते हैं, तो PA प्लस PB लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं P टोटल बराबर PA क्या है, PA0 XA प्लस क्या है आपके पास, तो PB0 XB है। एक तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसी में
हम लोग जानते हैं XA प्लस XB ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो XB बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस XA लिख सकते हैं। इसको उठा के जरा पुट करो यहाँ पे, जब पुट करेंगे तो P टोटल क्या मिल जाएगा, PA नॉट XA प्लस इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो PB नॉट इंटू 1 माइनस क्या होगा, तो XA हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करके देखें, तो P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट माइनस क्या होगा, PB नॉट XA के बराबर होगा। अब इसको समराइज करके अगर लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, PA नॉट XA माइनस PB नॉट XA प्लस क्या होगा, तो PB नॉट होगा। अब जरा यहां से हम लोग XA को कॉमन उठा लेते हैं, तो क्या मिला, PA नॉट माइनस PB नॉट प्लस क्या हो जाएगा, तो PB नॉट हो जाएगा। ये भी एक रिजल्ट आता है। अब इस रिजल्ट में एक ग्राफ का भी फॉर्मेशन होगा। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज y, दिस इज m एंड दिस इज x और ये क्या होगा, c होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ दिखा दूं तो ग्राफ ऐसे दिखाना पड़ेगा। x पर क्या है, x पर है आपके पास PA नॉट माइनस PB नॉट, y पर क्या है हमारे पास, तो P टोटल है ना, और स्लोप क्या है XA के बराबर, इंटरसेप्ट क्या है C, तो मैं यहाँ पे C मान लेता हूं और यहां से कर्व होगा आपका लीनियर। जो स्लोप इसका निकल करके आएगा दिस इज थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, m स्लोप के बराबर, डेट इज XA के बराबर होगा। तो अगर आप वोलेटाइल सॉल्यूट का रॉल्स लिखेंगे तो इतना लिखोगे तब जाकर के आपको पूरी नंबर दिए जाएंगे। क्लियर बात है। नाउ इसी में जो सेकेंड पोर्शन था हमारे पास बी नंबर, वो क्या था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी एक्सप्लेन करना था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला रॉल्स लॉ की भी एक्सप्लेन करना था। कैसे लिखते हैं इसका लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर द सिमिलर condition of temperature, the relative lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute, mole fraction of the solute। ठीक, जैसे अगर मैं मान लूं कि मैं ले लिया P नॉट, दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एक मैं ले लिया PS, दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड XA इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सब लिख देना एग्जाम पे, तो एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा कॉपी चेक करने में। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे लिखते हैं, दैट इज चेंज इन प्रेशर अपॉन P नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, XA, दैट इज P नॉट माइनस PS अपॉन क्या होगा, P नॉट इज इक्वल टू XA। आप इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर XA को आप एक्सपेंड भी करके लिख सकते हैं। अगर एक्सपेंड करके लिखें तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, NA अपॉन NA प्लस NB हो जाएगा। ठीक, तो ये रॉल्स लॉ का पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। क्लियर बात है। तो अगर आप इतना सारा एग्जाम पे अगर लिखेंगे ना तो आपको नंबर पूरी की पूरी आने की चांसेस होगी, काटने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, तो उसके लिए मान लेते हैं एक रिएक्शन दैट इज AA प्लस BB, ये रिएक्ट करके क्या बना दिया है, तो प्रोडक्ट बना दिया है। अगर बात करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर आप रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो A के पावर A भी होगा और B के पावर B भी होगा, मतलब स्टिचियोमेट्रिक पावर में चले जाते हैं। दैट इज R, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं K, तो K इंटू A के पावर A एंड B के पावर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
नाउ ए प्लस बी का जो सम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर मान लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 देन कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल उठा लूं, क्या उठा लूं, एग्जांपल। तो एग्जांपल में बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जैसे ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ये सब आपका फर्स्ट ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। नाउ एक और रिएक्शन मैंने बताया था आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी आपका किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो पहला जो पोर्शन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास जो सेकंड नंबर पोर्शन क्वेश्चन था वो था स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसको बताना था, है ना। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल ऑर्डर थ्योरेटिकल ऑर्डर से जब डिफरेंट होता है ना किसी भी रिएक्शन के लिए, तो उसी रिएक्शन के ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन whose actual order is different from that of theoretical order of reaction, theoretical order of reaction called as pseudo order reaction, pseudo order reaction। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल उठा लेंगे हम लोग, कोई भी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देना। तो इसका एक एग्जांपल होता है इन्वर्सन ऑफ शुगर का, इन्वर्सन ऑफ शुगर। हम लोग जानते हैं कि शुगर से हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाते हैं। तो C12H22 और O11, इसमें अगर पानी डालते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C6H12O6, और दूसरा भी क्या बनेगा, C6H12O6। आप सब का नाम लिख देना। इसका नाम क्या है, दिस इज शुगर, ये क्या है आपके पास ग्लूकोज है, और ये आपके पास क्या है, तो सर फ्रुक्टोज है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसका थ्योरेटिकल ऑर्डर की, अगर हम लोग बात करते हैं इसका थ्योरेटिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, कितना रिएक्टेंट है, एक शुगर और दूसरा क्या है, वाटर, दैट इज C12H22 और O11 एंड क्या होगा, H2O होगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल क्या मिला, देखो तो इसका पावर 1 इसका पावर 1, यानी कि सेकेंड ऑर्डर मिला थ्योरेटिकली। लेकिन अगर एक्चुअल देखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्चुअल देखें तो कैसा होगा, तो R इज इक्वल टू के इंटू C12H22 और O11, यानी एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर होता है। यानी थ्योरेटिकल मिलेगा सेकेंड और एक्चुअल मिलेगा आपका फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर को बाबू हम लोग एक्सेस मान लेते हैं। अगर वाटर को आप एक्सेस मान लेते हैं ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं कर पाता है। तो जो पॉइंट है उसको भी आपको लिख करके बताना पड़ेगा, क्या, इट विल हैपन when one of the reactant are taken in excess, and these are not affect the rate of reaction। तो एक रिएक्टेंट के कंटेंट को अगर आप एक्सेस ले लेते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं बाबू स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है इसको एक्सप्लेन कीजिए, और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है इसको एक्सप्लेन कीजिए। कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
5% urea solution is isotonic with 12.5% solution of an organic compound. If the molecular mass of the urea is 60 gram per mole, 60 gram per mole, then calculate the molecular mass of the organic compound. कैसे सॉल्व करना है आइए जरा चेक करें। हम लोग लेके चलेंगे एक तरफ यूरिया, इसको मैं मान लेता हूं कंपोनेंट 1, और एक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बेटा, इसको आप मान लेते हैं कंपोनेंट नंबर 2। एक एक चीज को पहले लिखना पड़ेगा। ये यूरिया जो है हमारे पास वो कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 5% W/V। कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया दैट इज W1, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, 5 ग्राम, क्योंकि 5% W/V दिया गया है, यानी 100 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम जो है आपके पास क्या है, वो यूरिया प्रेजेंट है। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन दैट इज V1, ये कितना हो जाएगा, तो 100 ml हो जाएगा। नाउ इसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। अगर हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया की, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया दैट इज Ma या फिर M1, इसको क्या मान सकते हैं, दिस इज अ 60 ग्राम पर मोल, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला बात करें तो इसका परसेंटेज कितना है, 12.5% W/V दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज W2, ये हमारे पास कितना है, तो 12.5 ग्राम गिवन है, और 100 ml सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व होगा, क्योंकि परसेंट W/V का मतलब क्या होता है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूशन दैट इज V2, इसको हम लोग कितना बोल लेते हैं, तो 100 ml बोल लेते हैं। और अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज M2, ये कितना है, हमें इसके बारे में कैलकुलेशन निकालना है। तो हम लोग आइसोटोनिक वाला सॉल्यूशन का फॉर्मूला को जरा यूज करें। आइसोटोनिक का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज अ W1 अपॉन M1 इंटू V1 इज इक्वल टू क्या होता है, W2 अपॉन M2 इंटू क्या होगा, V2 होगा। अब जरा सॉल्व करके देखें, W1 कितना है 5, M1 कितना है 60, और V1 कितना है आपके पास 100, W2 हमारे पास कितना है, तो 12.5, M2 आपको निकालना है, और V2 कितना है, तो 100 ml दिया गया है। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, ये 12 टाइम में चले जाएंगे। अगर M2 हम लोग कैलकुलेट करें 12 इंटू 12.5, 12.5 इंटू 12 के सॉल्व करेंगे, लगभग आएगा 150 ग्राम पर मोल के आसपास। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जिस तरीके से मैं लिख के बना रहा हूं ना, अगर इसी तरीके से आप एग्जाम की कॉपी में भी लिखेंगे तो आपकी नंबर काफी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो जरा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे, डिस्क्राइब द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन affected by following 3 factors। 3 फैक्टर से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पहला एक्सप्लेन करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को। दूसरा फैक्टर देखेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आप इसको लेके चल सकते हैं। जो थर्ड फैक्टर ले सकते हैं वो है आपके पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ये 3 फैक्टर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को।
इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के पावर स्टिचोमेट्री। और आपको पता है कि ये जो ए है ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, दिस इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक ना। अब जरा सोच करके देखें, अगर मैं ऐसा बोल लूं कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके बराबर है, ए के बराबर मान लेते हैं। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो साथ में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज ए की कॉन्सेंट्रेशन आप डिक्रीज करेंगे तो साथ में रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे यहाँ पे कि ये जो आपके पास इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद सोच करके देखें कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो, तब उस केस में आप क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो याद रखना कि ये जो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे काम नहीं करता। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एकमात्र ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसको कॉन्सेंट्रेशन को बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट the rate of reaction. Effect of concentration does not affect the rate of reaction in order to zero order reaction. In order to zero order. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये वाला आपका वर्क नहीं करता है। इसको अगर एग्जांपल के माध्यम से समझ लें, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक जिंक है, हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया, क्या बना हमारे पास ZnCl2 और साथ में बना हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग रिएक्शन नंबर 1। और एक और रिएक्शन लेते हैं जिंक, इसको हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से वही ZnCl2 प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है पॉइंट नंबर बी पर, ये बहुत फास्ट तरीके से रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सर कॉन्सेंट्रेशन को यूज किया गया है। इन बी रिएक्शन हाइड्रोजन लिबरेट्स faster than a reaction of हाइड्रोजन लिबरेट्स। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हो गया आपके पास इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, किस तरीके से इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये तो पहला फैक्टर हो गया बाबू हमारे पास इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का। अब इसी में हम लोग दूसरे फैक्टर को बात कर लेते हैं। जैसे फैक्टर नंबर 2 था हमारे पास, कौन सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोग चलेंगे अर्हेनियस इक्वेशन के साथ। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है, K इज इक्वल टू AE के पावर माइनस EA अपॉन RT, इसी बात को बोलता है। अब जरा सोचिए, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यहां पे टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो EA अपॉन RT, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर पर है T, तो T बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन माइनस EA अपॉन RT ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्लस EA अपॉन RT कम हो रहा है तो माइनस EA अपॉन RT क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी का पावर बढ़ने से इस K की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब K बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। उसी को रिवर्स कर लें, टेम्परेचर कम करते हैं तो EA अपॉन RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, लेकिन माइनस EA अपॉन RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, यानी K क्या हो जाएगा, कम, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी सकते हैं आप, टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन also be increases।
also be increases। ये दूसरा फैक्टर हो गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने में। कहते हैं फैक्टर नंबर थर्ड। फैक्टर नंबर थर्ड मैंने क्या लिया था, तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लिया था, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट थर्ड ले सकते हैं। आपको पता है कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, हेंस faster the rate of chemical reaction, ठीक है। जैसे इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अर्हेनियस इक्वेशन से, AE के पावर क्या होगा माइनस EA अपॉन RT, जहां पे EA आपके पास क्या बेटा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास। ठीक ना, अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी आप कम करते हैं, तो EA अपॉन RT की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन माइनस EA अपॉन RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये ज्यादा तो K ज्यादा, और K ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। इसी का वाइस वर्सा लेंगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया जाए तो EA अपॉन RT की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन माइनस EA अपॉन RT इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब इसका पावर कम यानी कि K कम, और K कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो 3 फैक्टर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर। पहला इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, दूसरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, और तीसरा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट है, स्टेट फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को जरा एक्सप्लेन कर लीजिए आप। सॉल्यूशन ए, स्टेट फैराडे लॉ। तो आपको एक बात पता है बाबू, फैराडे लॉ 2 होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ, क्या बोलते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है ये लॉ, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ substance deposited at electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through its solution। ठीक, यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एम जो है हमारे पास, दिस इज अ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक, और क्यू जो है हमारे पास, दिस इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाम इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए Z लगाते हैं, Z इंटू क्या होगा, Q। जहां पर Z क्या है, तो Z को बताना पड़ेगा, दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका नाम पड़ता है। नाउ हमें लोग एक बात को जानते हैं कि जो चार्ज होता है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। इसको जरा पुट कर लें तो M बराबर क्या हो जाएगा, तो Z इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक, अगर आप चाहें थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए तो इसका भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखना होगा इसका डिफिनेशन, अगर मान लो इस क्वेश्चन ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है ना, इसकी बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे करंट को 1 एम्पियर बना दूं, टाइम को 1 सेकंड बना दूं, तो वैसे केस में M बराबर क्या होगा,
Z इंटू 1 दैट विल बी Z। आप कह सकते हैं क्या, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ऐसे लिख लो, क्या लिख सकते हैं इसको कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दोनों बराबर होते हैं, बशर्ते कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए आपको सॉल्यूशन से पास करना होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट are the amount of substance deposited at electrode when 1 ampere current passed for 1 second through solution। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैराडे फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। बट ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, अभी एक ही लॉ को एक्सप्लेन किए हैं, है ना। आप इसको देखो, उसके बाद फैराडे सेकंड लॉ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ के बाद हमारे पास है बाबू सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ के बाद कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ है। हम लोग लेके चलते हैं फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, when more than one different electrolytic solution are connected in series and same amount of current ऐसे same amount of current is passed through them, then the ratio of electrochemical equivalent, ऐसे लिख लो, then the ratio of amount of substance deposited at respective electrode is equal to the equivalent mass, is equal to the ratio of their equivalent mass। ठीक है, मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि M1 है, दिस इज अ amount of substance 1 substance deposited, ये 1 हुआ। फिर M2 में बोल सकता हूं amount of substance deposited नंबर 2, इस सबस्टांस का इक्विवेलेंट मास है E1, ले सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ सबस्टांस 1 एंड E2 बराबर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सबस्टांस नंबर 2। नाउ इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट इज M1 अपॉन M2 ये किसके बराबर होगा, तो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। नाउ आप लोग पढ़ चुके हैं अभी फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप देख चुके हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज इक्वल टू क्या होता है, ZIT होता है। तो अगर इसको मैं पुट करूं यहां पे तो क्या लिख सकते हैं, M1 की जगह पर लिख सकते हैं Z1IT अपॉन क्या होगा Z2IT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 लिख सकते हैं। IT से IT कटेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट जो है आपको सेम लेके चलनी है।
देयरफॉर रिजल्ट मिलेगा क्या, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो E1 अपॉन E2 होगा। ठीक, अब इसके रिस्पेक्ट में आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं दिस इज अ इक्विवेलेंट मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा F इंटू Z, जहां पे F को क्या बोलते हैं, फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट। अच्छा, फराडे कांस्टेंट क्या होता है, तो 1F इज इक्वल टू 96500 कूलम के बराबर होता है, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो अगर आप इतना लिखने की कोशिश करते हैं फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर, तब जाकर के आपका आंसर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, इसी में हमारे पास एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, हाउ मच कॉपर विल डिपोजिटेड एट कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग कॉपर प्लस 2 आयन बाय द पैसेज ऑफ 2 एम्पियर करंट फॉर 60 मिनट। तो यहां पे लिख लो पहले करंट कितना फ्लो किया, दैट इज I 2 एम्पियर। टाइम कितना रखा गया, दिस इज 60 मिनट, मिनट को सेकंड बना लो तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक ना, और कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है कॉपर प्लस 2 आयन के लिए, तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं, m बराबर क्या होता है, Z इंटू आई इंटू टी होता है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सर इक्विवेलेंट मास जो होता है दिस इज अ Z इंटू एफ, देयरफॉर Z बराबर क्या होगा, तो E अपॉन एफ हो जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड को फर्स्ट में पुट करो, पटकिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को जरा फर्स्ट में पटक लो, सेकेंड को फर्स्ट में रखेंगे तो m बराबर क्या मिलेगा, तो E अपॉन एफ इंटू आई इंटू क्या होगा, तो t होगा। नाउ m इज इक्वल टू, अच्छा देखो तो एक चीज, अगर एक चीज मैं बताऊं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो तो एक चीज, हमारे पास जो कॉपर प्लस 2 था, तो कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तब कॉपर बना देगा। इसका मतलब कितना इन फैक्टर है यहाँ पे, तो 2 इन फैक्टर है कि नहीं। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालूं तो जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास बाई क्या होता है, एन फैक्टर होता है, और कॉपर का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना 63.5, एन फैक्टर कितना है 2, पुट कर दिया, सारे वैल्यूज को रखो, इक्विवेलेंट मास दैट इज 63.5 बाई 2, आई कितना 2 एम्पियर, टाइम कितना तो 3600 सेकेंड, और एफ का वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम होता है। अगर आप इसको करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, तो लगभग 2.36 ग्राम के आसपास में आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। क्लियर बात है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम पे कैसे लिखना है तो वो मैं पूरा फॉर्मेट आपको सिखाते जा रहा हूं। इस फॉर्मेट को अगर आप यूज करते चलेंगे तो मेरे ख्याल से एग्जाम में नंबर आने की संभावना ज्यादा बन पाएगी आपकी, ठीक है ना। चलिए तो जरा इसी में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl एंड दिस कंपाउंड आर इतना। मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, एक है NaCl का, कितना है बाबू, तो 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर एक है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl दिया गया है, कितना है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर एक है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COONA, ये कितना है तो 90.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH, इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो आपको दो चीज चाहिए, एक तो CH3COO- जो यहां से मिल जाएगा, H प्लस कहां से मिल जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा। तो जो मिल रहा है उसको जोड़ दो, जो नहीं मिला उसको घटा दो। कैसे लिख लेंगे हम लोग, मोलर किसको किसको ऐड करना है बाबू, इसको और इसको ऐड करो जरा,
तो CH3COO Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl। क्या मिल गया इसके बाद? देखो तो NaCl हटेगा यहां से, तो क्या मिलेगा? मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH। देखो बना, CH3COO और यहां से H हो गया, Na और Cl वहां पे आ जाएगा, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl। हमें सिर्फ यही वाला चाहिए ना, तो ये वाला पार्ट को उठा के इधर कर दो। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH के बराबर हो जाएगा। अब जरा पुट करें, ये कितना है? तो 91 है, प्लस ये कितना है? तो 425.9 है। फिर NaCl वाला कितना है? तो 126.4 है, और ये सॉल्व करने के बाद आएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे ना आप, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर तो आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर बात है ना? नंबर 8 अगर देखते हैं हम लोग, फाइंड आउट वॉल्यूम इन ml of 0.1 molar HCl required to completely neutralize 1 gram of mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equal number of moles of Na2CO3 and NaHCO3। हमारे पास है वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ HCl दैट इज VmL, ये आपको कैलकुलेट करना है। मोलारिटी दैट इज M ऑफ HCl कितना गिवन है? तो 0.1 मोल गिवन है, मोलर गिवन है ना। हमारे पास मिक्सचर है Na2CO3 का, और प्लस एक और मिक्सचर है NaHCO3 का। ये मिक्सचर है हमारे पास। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों मिक्सचर का वेट कितना दे दिया गया है? तो 1 ग्राम दे दिया गया है। इस मिक्सचर का वेट कितना है बाबू? तो 1 ग्राम है। तो अपने तरफ से मान लो दिस इज x ग्राम, और ये कितना है? तो 1 माइनस x ग्राम है। ये मान लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? 106 ग्राम पर मोल। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना? तो 84 ग्राम पर मोल, ठीक ना। अगर यहाँ पे मोल फाइंड आउट करें तो मोल कैसे निकालेंगे? x अपॉन 106, इसके क्या होगा? तो 1 माइनस x अपॉन 84 होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों कंपोनेंट का मोल आपके पास क्या है? इक्वल है। तो फॉर इक्वल मोल, अगर इक्वल मोल करके देखें तो क्या होगा? दैट इज x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन क्या होगा? 84 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x बराबर जो निकल करके आएगा दैट इज 0.557, कितना मिलेगा? 0.557 ग्राम मिल जाएगा। यानी कि x किसको माना था आपने? सोडियम कार्बोनेट को, तो x बराबर इतना हो गया। 1 माइनस s ग्राम, इसको इतना मिल जाएगा। मतलब इसको ऐसा कर लें, Na2CO3 प्लस NaHCO3 इसी का मिक्सचर था ना, तो वेट हमें मिल गया कितना? इसको माना था आपने x, x कितने के बराबर हो गया? तो 0.557 ग्राम हो गया। इसको माना था आपने 1 माइनस x, दैट इज 1 माइनस 0.557। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.443 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नाउ इसके बाद हम लोग मोल को कैलकुलेट करें, तो मोल कैसे निकालते हैं? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास से। इसका वेट कितना? 0.557, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो 106 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.00525 आ जाएगा इसका, ठीक ना। अगर यहां पे मोल निकालें तो 0.443 अपॉन क्या होगा? 84 होगा, और अगर इसको सॉल्व करके चलें आएगा 0.00527, कितना मोल आ जाएगा, है ना। नाउ हम लोग रिएक्शन चलते हैं, Na2CO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, साथ में बनेगा H2O, और उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि
हम लोग HCl के साथ न्यूट्रलाइज करा रहे हैं ना, तो इसके साथ ये भी रिएक्शन करेगा और ये भी रिएक्शन करेगा। तो पहला रिएक्शन इसके साथ हुआ तो ऐसा सीन बना। स्टिचियोमेट्री क्या मिला हमारे पास, तो 1 and 2, दिस इज 1 मोल और ये कितना मोल, तो 2 मोल। इसका 1 मोल 2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो कितना मोल है हमारे पास, देखो तो गिवन जो है हमारे पास 0.00525 मोल है, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 2 into 0.00525 मोल हो जाएगा। ये तो एक तो मिल गया। अगर यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे वाले कंपोनेंट की, तो दूसरे वाले कंपोनेंट सोचे, दैट इज NaHCO3 HCl के साथ रिएक्ट किया, बना दिया आपके पास NaCl, एक बना H2O और एक बना आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो स्टिचियोमेट्री देखेंगे तो ये हुआ 1 मोल और ये भी क्या हुआ, तो 1 मोल हुआ। अगर आप गिवन को चेक कर लेगा तो NaHCO3 का मोल कितना था, 0.00527 मोल, तो इसमें भी कितना आएगा, 0.00527 मोल आ जाएगा। यानी टोटल मोल कितना मिला, टोटल HCl मोल आपको कितना मिल गया, टोटल HCl मोल, कुछ तो यहां पर है कुछ यहां पर है, दोनों को जोड़ दो, 2 into 0.00525 प्लस 0.00527, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.0157 मोल, ये टोटल मोल मिल गया। नाउ मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml into 1000। मोलरिटी कितना दिया गया था, 0.1, मोल कितना आया 0.0157, वॉल्यूम आपको चाहिए था इंटू 1000 हो गया। तो VmL बराबर अगर सॉल्व कर लेंगे 0.0157 इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा 0.1, सॉल्व करेंगे आएगा 157 ml और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर बात है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझ लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है, तो हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड को रख दिए हैं, दिस इज इलेक्ट्रोड और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। यहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ध्यान देना, ये जो सॉल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए और टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स होना चाहिए, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस की सॉल्यूशन है और ये आपके पास एनोड का पार्ट है और ये आपके पास कैथोड का पार्ट है, तो Cl माइनस किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ, Na प्लस किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ। तो जब ये आयंस की माइग्रेशन, जब इस आयंस की माइग्रेशन इलेक्ट्रोड्स की तरफ होगा ना, तो इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, when electrode are placed in 1 molar concentrated solution at 25 degrees Celsius, then electrode acquires either positive or negative ions with respect to solution. On account of this a net potential developed between electrode and ionic solution called as a standard electrode potential। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है ना हम लोग कहते हैं ई नॉट शेल। दिस इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये 2 प्रकार का होता है बेटा,
एक होता है ऑक्सीडेशन वाला। अगर मान लो पोटेंशियल डेवलप होता है किसके बीच में, सॉल्यूशन और एनोड के बीच में, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। कैथोड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डेवलप होता है तो रिडक्शन बात करेंगे, दैट इज ई नॉट रिडक्शन। इसको हम लोग कह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। और इसको हम लोग कह रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम होगा दैट इज ई नॉट शेल, ये किसके बराबर होगा, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन होगा। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं द सम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, reduction potential is called as standard EMF। कोई दिक्कत? तो ये आपका फर्स्ट स्टेप का या पहला वाला पोर्शन का आंसर होगा। इसमें भी और भी क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशनशिप वाला, ठीक है। पहले इतना देखो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। फिर आपको ड्राइव करने बोला है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन जैसे सपोज रिएक्शन है ए प्लस बी, रिएक्ट किया बना दिया सी प्लस क्या होगा डी होगा, है ना। हम लोग जानते हैं डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 इंटू क्या होता है क्यूसी होता है। जहां पे ये क्या है, दैट इज फ्री गिव्स एनर्जी, ये सब एग्जाम में लिख देना, फ्री गिव्स एनर्जी। ये क्या है, स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पर, अगर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वैसे सिचुएशन में डेल्टा जी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और क्यूसी को हम क्या लिखते हैं, तो सर कैसे लिखते हैं, दिस इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। देयरफॉर रिजल्ट क्या मिला, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 इंटू क्या होगा केसी होगा। तो क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा जी नॉट, इसको उठा के इधर ले आओ, तो माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 इंटू क्या हो जाएगा केसी हो जाएगा। अब यहां के बाद क्या करोगे, यहां के बाद क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं नाउ स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल्स दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस NF ई नॉट सेल, पढ़ा चुके हैं हम लोग। इस वाली चीज को अगर मैं यहां पे यूज कर दूं तो क्या लिख सकते हैं, माइनस NF ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 इंटू क्या होगा केसी होगा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, तो 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 इंटू क्या लिखेंगे केसी लिखेंगे। नाउ ई नॉट सेल बराबर इज इक्वल टू 2.303, आर कितना यूज करेंगे 8.314, टेम्परेचर स्टैंडर्ड दैट इज 298 केल्विन, एन इंटू एफ कितना होगा 96500 कूलम, लॉग बेस 10 इंटू क्या होगा केसी होगा। जब सारी वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.529 अपॉन एन लॉग बेस 10 इंटू केसी। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपको ड्राइव करके दिखाना होगा। क्लियर बात है। तो आई थिंक हम लोग दोनों ये वाला क्वेश्चन का कर लिए हैं कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आज के टॉपिक का देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg + 2 to Mg इलेक्ट्रोड
when it is dipped in a solution in which concentration of Mg plus 2 is 0.01 मोलर, E नॉट सेल Mg plus 2 से Mg यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया -2.36 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और स्टैंडर्ड वाला दिया गया है। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम नस्ट इक्वेशन से। नस्ट इक्वेशन को अगर यूज करें, हमारे पास रिएक्शन क्या है बेटा, तो Mg प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बना देगा Mg, क्योंकि रिडक्शन की बात बोल रहे हैं, Mg प्लस 2 से कहां पहुंच रहे हैं, Mg तक पहुंच रहे। तो अगर हम लोग नस्ट इक्वेशन लिखे, ई सेल बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। नाउ ई सेल इज इक्वल टू दैट इज ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो तो 2, तो 2 हो गया, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट क्या है Mg और रिएक्टेंट क्या है आपके पास, तो Mg प्लस 2 है। नाउ स्टैंडर्ड वाला वैल्यू दिया गया था कितना, -2.36 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे Mg प्लस 2 से Mg भी लिख सकते हैं, मैं सेल से रिप्रेजेंट करके चल रहा हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा, ठीक है। तो ई सेल बराबर क्या लिख सकते हैं, दैट इज -2.36 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग बेस 10। अच्छा एक चीज है, Mg तो सॉलिड है ना आपका, तो सॉलिड के लिए वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या बचा 1 अपॉन Mg प्लस 2 बचा। अब जरा सॉल्व करके देखिए इसको, तो ई सेल इज इक्वल टू -2.36 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग बेस 10। अच्छा Mg प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको ऊपर लेके जाओ, तो -2.36 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग बेस 10, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। अच्छा लॉग 10 टू द पावर 2 तो 2 आगे आ जाता है, तो -2.36 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा, तो लॉग बेस 10 इंटू 10, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो -2.36 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा आपके पास -2.419 वोल्ट, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं कि ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म करना है, ए से हम लोग पहुंचे कहां तक, प्रोडक्ट तक। तो टाइम इक्वल टू 0 पे अगर मैं इसको ए कॉन्सेंट्रेशन ले लूं तो ये क्या होगा 0 होगा। टाइम एट टी पर मैं बोला कि ए में से x चला गया तो ये बना कितना होगा, x बना होगा। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर n, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट क्या है a, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो a माइनस x के पावर 1 क्यों लिखा, क्योंकि आप फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो r बराबर क्या होगा k इंटू ए माइनस एक्स, तो इसको r बराबर क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू k इंटू ए माइनस एक्स के पावर क्या होगा 1, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा dx अपॉन क्या होगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा k dt। नाउ दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर लें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। अच्छा इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, ln a माइनस एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो kt प्लस सी होगा, इसको मान लेते इक्वेशन 1। अब c को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट c कैसे निकलेगा, तो टाइम बराबर 0 पुट करें, टाइम अगर 0 पुट करेंगे तो c बराबर क्या मिलेगा, तो अच्छा टाइम बराबर जब 0 पुट करें तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, टाइम 0 पे x कितना था 0 था, देन c बराबर क्या मिल जाएगा, तो ln a मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 2 को उठा के 1 में रख देते हैं, पुटिंग द इक्वेशन
पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड को जरा फर्स्ट में रखें तो क्या होगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और सी की जगह पर हो जाएगा एल एन ए, इसको उठा के इधर ले आओ, तो एल एन ए माइनस एक्स प्लस एल एन ए इज इक्वल टू क्या लिखें, के टी। इसको जरा लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। तो के बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज और है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया के टी। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक तो ये रिजल्ट मिला। नाउ एक चीज हम लोग और जानते हैं, क्या कि सर एल एन जो होता है दिस विल बी 2.303 लॉग बेस 10, इसके बराबर होता है। तो अगर इसको पुट कर दूं मैं यहां पे, तो के बराबर क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड डेरिवेशन होता है। क्लियर बात है? आई थिंक आपको ये बात पसंद आ गई होगी। आज की वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस। हमारे पास रिएक्शन है टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ये रिएक्ट करके बनता है नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जरा मैं 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 1/2 से, तो क्या मिल जाएगा, देखो तो अमोनिया रिएक्ट करके बना 1/2 नाइट्रोजन गैस प्लस हो गया 3/2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नाउ आगे कह रहे हैं कि इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से बिलोंग कर रहा है विथ रेट कांस्टेंट दैट इज के 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स दिया गया है। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले एक काम करें, रेट बराबर जानते हैं क्या होता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब चूंकि जीरो ऑर्डर है तो मैं जीरो बात कर लेता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर बोला है, तो अगर जीरो पुट करें तो आर बराबर हो जाएगा के, और के यानी कि कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन रेट लिखूं मैं, एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे अमोनिया वाला रिएक्शन का, आपको पता है कि इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, ये तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस है, तो क्या लिखेंगे, प्लस DNH3 ऑफ DT इज इक्वल टू, अपेरेंस कौन सा है, नाइट्रोजन, और सॉरी उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन होगा ये वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस दैट इज माइनस DNH3 अपॉन DT। ये अपेरेंस की बात हो रही है, तो अपेरेंस में क्या लिखेंगे, प्लस DN2 अपॉन DT। अच्छा एक चीज है, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक उल्टा, दैट इज 2 प्लस DN2 अपॉन DT हो जाएगा, इज इक्वल टू, हाइड्रोजन वाला आप अपेरेंस बात करें तो प्लस DH2 अपॉन क्या होगा, DT होगा, और यहाँ पे 3/2 था तो यहाँ पे क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक उल्टा हो जाता है। अब देखिए जरा, तो ये है आपके पास रेट, दैट इज ये है आपके पास dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt कितना है, तो सर दिया गया 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, ये इसके बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू 2 प्लस DN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2/3 प्लस DH2 अपॉन dt। तो ये इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, तो हमें नाइट्रोजन वाला चाहिए, तो मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन का, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का देखो, तो इसको इसके साथ भी बराबर कर लो, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 2 प्लस DN2 अपॉन dt, देयरफॉर प्लस DN2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4/2, सॉल्व करेंगे आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। नाइट्रोजन का पता चल गया।
अब हमें चाहिए किसका, हाइड्रोजन का। तो ये वाला बराबर इसका भी हो सकता है, तो लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 2/3 प्लस DH2 अपॉन क्या होगा, तो DT होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देयरफॉर तो DH2 अपॉन DT, ये 3 ऊपर करो, ये 2 नीचे करो, तो 2.5 इंटू 3/2 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्व करें जरा, तो कितना 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्व करेंगे अगर 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन हमारा 1.25 इंटू 10 टू पावर -4 हुआ, और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कितना हुआ, तो 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। तो क्लियर बात है। तो आई थिंक हमारे ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट किए हैं बाबू, कल हमारा एक और पार्ट चलेगा जिसमें अभी 12 क्वेश्चन और कराने हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, मेरा यकीन है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नए लेक्चर पर। आज के लिए इतनी ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।